Yes, please. Good morning, everyone. So, in the previous part, हम already कुछ sections company incorporated outside India में क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक मेन पार्ट्स में जो डिस्कस किया, मैं सेक्शन वाइज अगर नॉर्मली बात करूं, एक है 380, 381 एंड 382, द मेन तीन सेक्शंस जो कि बार बार क्वेश्चंस के अंदर क्या रखेंगे, आपकी वेटेज रखेंगे, वो तीन सेक्शंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बट उससे पहले द क्लैरिटी लेकर आना जरूरी था कि पहले तो फॉरेन कंपनी अपने आप में है क्या। फॉरेन कंपनी मींस जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, having a place of business in India and carrying on any business activity. सर पीओबी, द प्लेस ऑफ बिजनेस जो है, जरूरी नहीं कि वो फिजिकल मोड में हो, मे बी इलेक्ट्रॉनिक मोड हो सकता है, इटसेल्फ हो, या मे बी थ्रू एजेंट हो, किसी भी वे से अगर वो एंटिटी अपने आप में पीओबी इन इंडिया रखती है और किसी तरह की बिजनेस एक्टिविटी वो कैरी ऑन करते हैं, तो इट मस्ट बी सेट दैट कि वो अपने आप में फॉरेन कंपनी है। प्लस ये एक्ट की एप्लीकेबिलिटी उस कंपनी के ऊपर कब एप्लीकेबल होगी, कि आपको कंपनीज एक्ट का भी कंप्लायंस करना होगा अगर उस कंपनी की, जो कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, उस कंपनी की जो कैपिटल है, मे बी इक्विटी, और मे बी वर्ड क्या यूज किया गया, प्रेफरेंस, द पेड अप इक्विटी कैपिटल का एटलीस्ट कितना था सर, 50%। क्लियर? हेल्ड बाय किसके द्वारा, वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया, या वन और मोर कॉर्पोरेट्स और बॉडी कॉर्पोरेट्स ऑफ इंडिया, या मे बी दोनों के द्वारा। अगर आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे वाले लोग कैपिटल होल्ड करते हैं, तो आपके ऊपर 379 के मुताबिक कंपनीज एक्ट की सारी प्रोविजंस क्या होंगी, अप्लाई होंगी। चैप्टर 22 फॉरेन कंपनीज वाला, ये चैप्टर आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा, और आपको जैसे नॉर्मल कंपनी इंडिया में वर्क करती है, डॉक्यूमेंट्स फाइल करती है, तो यहां भी आपको डॉक्यूमेंट फाइलिंग करनी पड़ेगी। क्लियर? जिनमें से सबसे पहले तो वर्ड आया 380 सेक्शन। 380 सेक्शन ओपन करिए साथ साथ। 380 सेक्शन में आप लोगों ने यहाँ पे क्या रीड आउट किया सर, डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू द किसको, रजिस्टर। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा रजिस्ट्रार, कौन सा रजिस्ट्रार सर, जिसकी जुरिडिक्शन क्या होगी, ओवर न्यू दिल्ली, ओनली एंड ओनली आरओसी न्यू दिल्ली को ही आपने क्या करने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं। सर किस बात के डॉक्यूमेंट्स, या कब, मोमेंट क्या होगा सर, एक्चुअली जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपना पीओबी इंडिया में क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, एस्टेब्लिश करने से 30 डेज के अंदर अंदर आपको फॉर्म नंबर FC1 आपको क्या करना होगा, फाइल करना होगा, जिसमें वेरियस डॉक्यूमेंट्स भी साथ में क्या होंगे, पर्टिकुलरली आप लोगों के अटैच होंगे। मेन डॉक्यूमेंट्स में नंबर 1 डॉक्यूमेंट बताइए जी, क्या लिखा हुआ है सर, कॉपी ऑफ द चार्टर डॉक्यूमेंट्स, जो कन्फाइन करते हैं एज वेल एज डिफाइन करते हैं सर आपकी कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि मैं डायरेक्टली एमओए एओए नहीं कह सकता ना, हमें नहीं पता कि उस फॉरेन कंपनी में, उस आउटसाइड इंडिया में क्या चीज आपके वहां पे मेन डॉक्यूमेंट बनता है। जैसे आपको बता रहा था कि दुबई में व्हाइट पेपर, हर कंट्री में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मेरा मतलब है द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जो आपकी कंपनी का है, वो आप हमारे साथ क्या करिए, दर्ज करिए, फाइल करिए। प्लस द मेन थिंग इज, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, देन उसकी सर्टिफाइड ट्रांसलेट कॉपी आपको साथ में क्या करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी। द प्लस द मेन एड्रेस किसका सर, द प्रिंसिपल ऑफिस, द रजिस्टर्ड प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी कहां पे है, किस कंट्री में है, तो वो आपको डिटेल्स वहां पे प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट आफ्टर दैट जो वर्ड हमने डिस्कस किया सर, देन एक मेन चीज थी कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। ये लंबे सारे पॉइंट्स जो कि रूल्स में मेंशन थे, उन लोगों के बारे में बताना। क्लियर? लाइक उनकी नेशनैलिटी, उनकी ओरिजिनेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, स्पाउस नेम, मदर नेम, डेट, सब क्राइटेरिया, पैन नंबर अगर उनके पास है, या उनका आइडेंटिटी प्रूफ। क्लियर? या डिन नंबर, अगर वो ऑलरेडी किसी कंपनी में क्या है, डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं, सो नेशनैलिटी एंड ऑल, बहुत कुछ आपसे वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया पूछेंगे। क्लियर? और यही चीज आएगी एग्जैक्ट क्वेश्चन में, कि डॉक्यूमेंट्स बताओ क्या फाइल करने होंगे टू द रजिस्ट्रार, कौन से होंगे, एंड प्लस नेम एंड एड्रेस, या नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पीओबी इन इंडिया जो भी आप लोगों के होंगे। क्लियर? या इवन इससे पहले कभी ओल्ड पीओबी आपने खोला हो या बंद करा हो। क्लियर? तो उसके बारे में कुछ और सारे पॉइंट्स आपने क्लियर कर। डन? क्राइटेरिया सिंपल था, 30 डेज विद इन द, कहां से,
सर जब से आप क्या करेंगे, पीओबी एस्टेब्लिश करेंगे इंडिया में, तो आपको ये FC1 क्या करना होगा, फाइल करना होगा। जब ओपन करने का नोटिस आपको देना पड़ रहा है, तो कल को सीज करेंगे तो भी तो आपको देना पड़ेगा। एंड जिस दिन से, तीसरा नंबर पॉइंट, जिस दिन से तुम ये नोटिस सर्व कर दोगे सीज करने का, उसी दिन से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइलिंग करने की खत्म। क्योंकि मैं तो पीओबी सीज कर, हाँ प्रोवाइडेड इंडिया में फिर आपका कोई और पीओबी, क्योंकि जब तक पीओबी इंडिया में रहेगा ये सेक्शन तेरे पे एप्लीकेबल रहेगा। क्लियर। देन आफ्टर दैट आपके पास वर्ड आया 381। 381 के मुताबिक आपको क्या कहा गया, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपने मेंटेन करने होंगे, जिनमें से क्या कहा गया, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो आप लोग मेंटेन करेंगे एंड उसको क्या करेंगे, फाइल करवाएंगे। एंड फाइलिंग ऐसे थोड़ी करवा देंगे, इवन सर उसके ऊपर ऑडिट भी क्या किया गया, मैंडेट किया गया कि अल्टीमेटली आपका उसका ऑडिट भी करवाना अपने आप में क्या है, मैंडेटरी। क्लियर। सो यहाँ पे जो पॉइंट आप लोगों ने रीड आउट किया था ये रहा सर। सर एवरी फॉरेन कंपनी shall send to the registrar along with the documents required to be delivered to him and a copy of the list in the prescribed form of all the places of business established by the company in India as at the date with reference to the, मतलब साथ में आपको एक लिस्ट भी अटैच करनी पड़ेगी। मेन पॉइंट क्या था कि बैलेंस शीट डेट को ऑल ओवर इंडिया कहां कहां आपके पीओबी हैं उसकी भी एक लिस्ट बनाकर आपको साथ में अटैच करनी। क्लियर। और सर अकॉर्डिंग टू दिस रूल एवरी फॉरेन कंपनी शेल फाइल विद, क्या लिखा हुआ है सर, FC3 विद सच फीस एंड ऑल, जो भी पर्टिकुलरली यहाँ पे मेंशन की जाएगी रूल्स के मुताबिक। क्लियर। चलिए आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑन, जिनमें से मेन आपके पास क्या है डॉक्यूमेंट्स में, आपके पास मेन क्या है जो आपको मेंटेन करने होंगे। वन इज स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, नंबर टू इज स्टेटमेंट ऑफ रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसको मैंने क्या कहा था, अपना पैसा अपनी कंट्री में वापस लेकर जाना, जबकि इन्वेस्टमेंट तुमने कहां करी, इंडिया में पैसा लगाया और वहां से प्रॉफिट कमाकर कहां ले गए, अपनी कंट्री में। तो अगर ऐसी कोई रिपैट्रिएशन हुई है तो पर्टिकुलर उसके बारे में डिटेल्स आपको देनी होंगी। एंड इवन स्टेटमेंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। बाकी कोई आपने ट्रांसफर वगैरह मतलब बैंक अकाउंट काइंड ऑफ, तो इसकी बुक्स आपको प्रॉपरली मेंटेन करनी होगी। क्लियर। सो यहाँ पे कुछ वर्ड आपने क्या पढ़ा कि ऑल दीज डॉक्यूमेंट शेल बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ कितने, 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी टू विच दीज डॉक्यूमेंट्स। अब मैंने वर्ड फाइनेंशियल ईयर बोला, मैंने 31 मार्च क्यों नहीं कहा, क्योंकि सर आपके केस में फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, डिफरेंट। जो सीजी का पॉइंट आपने पढ़ा था कि हो सकता है कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए आपका फाइनेंशियल ईयर क्या हो, डिफरेंट। तो यहाँ पे सीजी को रिक्वेस्ट करो कि हमें फाइनेंशियल ईयर अलग अलॉट किया जाए, क्योंकि मेरी कंसोलिडेशन उस एंटिटी के साथ होती है। तो जो भी तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर है, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा वहां से 6 months के अंदर अंदर आप ये फाइलिंग करवाएंगे ही करवाएंगे। डन। आगे चलिए नेक्स्ट इज आफ्टर दैट, ऑडिट को लेकर आपने वर्ड कहा। सर जब एक्ट ही एप्लीकेबल हो गया तो चैप्टर 10 के अकॉर्डिंग ही इनका क्या किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एंड ऑल सब कुछ पर्टिकुलरली किसके अकॉर्डिंग चलेगा। और वैसे भी आप 139 सेक्शन रीड करिएगा, चैप्टर 9 में पहला ही सेक्शन, वहां पे लिखा हुआ है पर्टिकुलरली अ कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी बट एक्सेप्ट किसको छोड़ के, गवर्नमेंट कंपनी। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का वो कैग वाला सिस्टम अलग होगा, अदरवाइज कंपनी मींस फॉरेन कंपनी ऑल्सो। क्लियर। चलिए नाउ द डिस्प्ले ऑफ नेम में क्या पढ़ा सर, कि जहां जहां आपके इंडिया में कोई पीओबी होगा तो वहां पे आपकी उस कंपनी का नाम प्लस द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑल्सो, कहां पे वो बनी हुई है, एक कंस्पिक्वस पोजीशन। व्हाट डू मीन बाय कंस्पिक्वस, विजिबल, जो दूर दूर से देखी जा सके, पढ़ी जा सके, लिजिबल लेटर्स में आप क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। सो नॉर्मली नेक्स्ट इज एंड कॉज द नेम ऑफ द कंपनी, cause the name of the company and of the country in which the company is incorporated in all the legible English characters in all the business letterheads, bill heads, letter paper and all the notice and all, मतलब जो भी कागज इस कंपनी की ओर से इशू किए जाएंगे उन सब पे उस कंपनी का नाम एंड कहां वो इनकॉर्पोरेटेड है वो भी पर्टिकुलर आप क्या करेंगे, शो करेंगे। क्लियर। सो जो नॉर्मल नॉर्मल जैसे लाइबिलिटी के रिगार्डिंग भी है कि अगर आपकी कंपनी की लाइबिलिटी जो है वो अपने आप में क्या है, लिमिटेड है, तो आपको ये भी कॉज द नोटिस करना होगा, ये फैक्ट भी वहां पे हर जगह डिस्क्लोज करना होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज, ये हो चुका था जी हमारा, ये पढ़ना है सर्विस ऑफ, है कुछ नहीं, बड़े इजी इजी टॉपिक है, पढ़िए। सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी, कहते हैं फॉरेन कंपनी पे डॉक्यूमेंट कैसे सर्व किए जाएंगे, सिंपल जैसे नॉर्मली करते हैं।
नॉर्मली क्या था, स्पीड पोस्ट, कुरियर, रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, वैसे ही, या इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे वहां पे चलता है वैसे यहाँ चलेगा। क्लियर? यस, एनी प्रोसेस, हाँ जी, notice or other document required to be served on a foreign company shall be deemed to be sufficiently served. Shall be deemed to be sufficiently served if addressed to, क्या लिखा हुआ है, any person whose name and address have been delivered to the registrar। चेक कर 380 सेक्शन में जाके, जहां पे वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे, उसमें वो ब्रॉडर पॉइंट्स में लिखा हुआ था नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल इन इंडिया। चेक कर, तीसरा चौथा पॉइंट होगा पर्टिकुलरली कि 380 के मुताबिक कि इंडिया में कौन ये नोटिस को क्या करेगा, रिसीव करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। सर, अगर उसके नाम का नोटिस निकाला गया तो फॉरेन कंपनी को नोटिस माना जाएगा। अरे वैसे भी प्रिंसिपल है, वैसे भी अपना रूल है, नोटिस टू द एजेंट विल बी डीम्ड एज नोटिस टू द प्रिंसिपल, सिंपल पॉइंट। अब ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आपका क्या था, एजेंट ही तो है, जो इंडिया में रहकर आपकी कंपनी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, नेक्स्ट इज एंड, आगे, हाँ जी, एंड लेफ्ट एट, हाँ जी, or sent by post to the address which has been so delivered to the registrar or by electronic। सिंपल, जिस ईमेल आईडी पे आपने दिया होगा या जो भी रजिस्ट्रार को आपने एड्रेस दिया होगा, अगर उस एड्रेस पे वो नोटिस लेफ्ट कर दिया गया, सेंड कर दिया गया बाय पोस्ट एंड ऑल, वो अपनी ओर से क्या माना जाएगा, डिलीवर्ड माना जाएगा। मेरा कहने का मतलब, सेक्शन बनाया गया, सिंपल वर्ड लिखना जरूरी है ना, कि सर अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम पे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम पे, या पर्टिकुलरली रजिस्टर्ड एड्रेस पे, रजिस्टर्ड मेल पे अगर नोटिस रजिस्ट्रार के द्वारा भेज दिया गया, तो वो अपने आप में सर्व्ड ऑन द फॉरेन कंपनी माना जाएगा। बस, नेक्स्ट इज, सर अब वर्ड आया जी, कहते फिर आप जब फॉरेन कंपनी बन ही चुके हैं तो कंप्लीट आपको इंडियन रीति रिवाज में आ जाना चाहिए। कैसे? सर, जो डिबेंचर्स को लेकर सेक्शन है, एनुअल रिटर्न को लेकर 92 सेक्शन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का सेक्शन है, क्लियर, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर इंस्पेक्शन एंड ऑल, एवरीथिंग, ये आगे 1.5 पेज जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेपिटेशन। सिर्फ उसने क्या कहना है, वो सेक्शन तुम्हारे पे भी अप्लाई होंगे। पढ़िए वन बाय वन। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, हाँ जी, 71 issue of debenture shall apply mutatis mutandis to a foreign company। बिल्कुल, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92 प्रेपरेशन एंड फाइलिंग, बस पढ़ते जाओ कि अल्टीमेट कौन कौन से सेक्शंस। प्रेपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एनुअल रिटर्न शेल सब्जेक्ट टू, हाँ, सब्जेक्ट टू सम, क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशंस या अडेप्टेशंस एज मे बी मेड देयर इन बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट अप्लाई टू अ, क्या होगा, फॉरेन कंपनी होगा, एज दे अप्लाई टू अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। जैसे इंडियन कंपनी के ऊपर एक एनुअल रिटर्न 92 सेक्शन में फाइल होती है, फॉरेन कंपनी को भी ये क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। क्लियर? फर्दर, यस, एज पर रूल 3 of the company corporate social responsibility policy rule 2014, a foreign company which fulfill the criteria specified पढ़ा था 135 CSR में लिखा हुआ है सर, फॉर इन कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, तो इवन फॉरेन कंपनी के ऊपर भी 135 सेक्शन की जो प्रोविजंस है वो क्या करती हैं, कंप्लाई करती हैं। सब्जेक्ट टू, हर जगह वर्ड सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशंस एंड, क्या लिखा हुआ है, adaptations as may be made therein by the rules made under this act apply to a foreign company, जैसे कि वो एक इंडियन कंपनी। इतना बड़ा पैरा याद करना है तो अलग बात है, नहीं तो मीनिंग तुझे क्लियर है क्या? सर, जैसे 92 में एनुअल रिटर्न, 135 में CSR, जैसे नॉर्मल कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती है, वो तुम्हारे ऊपर भी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। बस वर्ड सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, फॉर्म नंबर, यस, अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल्स 2014 एवरी फॉरेन कंपनी शेल, हाँ जी, shall prepare and file an annual return in form FC4 along with prescribed fee within a period of from the last day, say 60 days from the last day of its financial year to the registrar containing the particular as they stood on the close of the financial। पहली बात, मैं 31 मार्च यहाँ पे कभी नहीं लिखूंगा, मैं हमेशा वर्ड के लिखूंगा फाइनेंशियल, पहली गलती याद रखिएगा। क्लियर? सो अल्टीमेटली यहाँ पे पहली बात, अच्छा, ये मैं मांग रहा हूं 60 दिन में, कि एनुअल रिटर्न फाइल कर किसमें, FC4 में, बैलेंस शीट मांग रहा हूं मैं 6 महीने में। ये क्या फर्क है भाई, ये क्या फर्क है? अभी तो फाइनेंशियल्स बनी ही नहीं है, तो एनुअल रिटर्न कैसे फाइल हो जाए? कौन से पिछले साल की?
बताइए सर, क्या चक्कर क्या है? बैलेंस शीट मांग रहे 6 महीने में, एनुअल रिटर्न मांग रहे कि 60 दिन में करके दो। बताओ बताओ, पढ़ लो पढ़ लो। एनुअल रिटर्न में कभी एफएस जाती हैं? फिर क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, स्क्रीन तोड़ने वाली कर रखी है तुमने। एनुअल रिटर्न में कभी एफएस जाती हैं? MGT 7 एक अलग फॉर्म है, AOC 4 जिसमें अकाउंट्स फाइल होते हैं वो अलग फॉर्म है यार। बैलेंस शीट आज ही प्रिपेयर थोड़ी हो जाएगी, वो तो हमें भी पता है। और वैसे मैंने कौन सा तुझसे एफएस मांगी है? एनुअल रिटर्न के कंटेंट जाके पढ़ लेना 92 सेक्शन में, उसमें एफएस वर्ड ही नहीं है। वो तो डिटेल क्या होती है नॉर्मल कंपनी के बारे, कंपनी के प्रमोटर कौन है, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कौन लोग आ गए, कितने मेंबर, फलाना क्या शेयर कैपिटल है, बस इतना सा। एफएस तो मांगी नहीं। एफएस जाती ही किसमें है? AOC 4 में। वो तो फाइल ही कब होता है? बाद में जाके, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाती हैं, ऑडिट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ये तो सर एनुअल रिटर्न है, ये तो कभी भी फाइल कर दो। ये तो जस्ट आपने एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है रिगार्डिंग द पर्टिकुलर मैटर्स जो 92 में प्रेस्क्राइब्ड हैं, उन्हीं में से उठा के आपने सर ये वाली फाइल करनी है। वहां भी तो कितने दिन थे? 60 डेज। यहाँ भी सेम क्राइटेरिया। क्यों, मैंने कौन सा एफएस मांगी? एफएस अलग है। उसके लिए तुझे कितना टाइम दिया? 6 मंथ्स की, कोई नहीं करवा ले। ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन है। आगे नेक्स्ट है, हाँ जी, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन पढ़िए जी। 128 books of accounts etc. to be kept by company shall apply to a foreign company to the extent of requiring it to कीप एट इट्स, क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ये आपने मेन पढ़ा था 128 के अंदर, क्या कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ होनी चाहिए सर? पहले तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही होनी चाहिए। क्लियर? रजिस्टर्ड प्लेस पे ही, इन इंडिया में। आउटसाइड इंडिया का तो मतलब ही नहीं है। क्लियर? यस, द बुक्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट रेफर टू इन दैट सेक्शन, हाँ जी, with respect to monies received and spent, sales and purchases made, and एसेट assets. बुक्स किसके रिगार्डिंग सर? इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, सेल, परचेज, यही आप हिसाब किताब रखेंगे ना, और यही अपने आप में क्या बनती हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू द इट्स बिजनेस इन इंडिया, मतलब जो आपके इंडिया में कामकाज चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप अपना एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस शैल अप्लाई म्यूटेटिस एंड म्यूटेंडिस टू द प्रॉपर्टीज एंड ऑल। इवन सर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में जाके 77 सेक्शन द बेसिक जाके पढ़ लेना, देख लेना उसमें क्या लिखा हुआ था। इवन प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया वाली पे भी आप क्या कर सकते हैं? चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? वो तो चलो एक प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, टेंजिबल इंटेंजिबल कैसी भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे वर्ड क्या चल रहा है कि सर अगर आप फॉरेन कंपनी भी है ना, एंड फॉरेन कंपनी इंडिया से कोई बोरिंग्स उठाती है तो अपनी एसेट्स के ऊपर चार्ज देती है, तो चैप्टर 6 तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई करेगा। तुझे भी चार्जेस को क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा एज पर द गिवन क्राइटेरिया। अगर आप 379 के मुताबिक कंपनीज एक्ट में फॉल कर चुके, सारे रीति रिवाज तुझे भी पूरे करने पड़ेंगे। आगे, द प्रोविजन ऑफ चैप्टर, क्या लिखा हुआ है सर? 14, दैट इज इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन शैल अप्लाई, वर्ड क्या लिखा हुआ है? म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू द इंडियन बिजनेस ऑफ अ फॉरेन कंपनी एज दे अप्लाई टू, जैसे कि वो एक इंडियन कंपनी पे अप्लाई होते हैं। क्लियर? चलिए, फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हाँ जी पढ़िए। देयर शैल बी paid to the registrar for registering any document required by the provision of this chapter to be registered by him, such fee as may be prescribed बिल्कुल सर, according एंड to अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ये रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड है जो भी फीस होगी। आपको लर्न करने वाला यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है कि कितनी फीस है, क्या है, वो एवर चेंजिंग है। रूल्स हमेशा क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। चलिए, नाउ द इंटरप्रिटेशन, फालतू के सेक्शन 386, क्या सर? जहां भी वर्ड आप सर्टिफाइड पढ़ेंगे, सर्टिफाइड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर टू बी अ क्या? ट्रू कॉपी और अ करेक्ट ट्रांसलेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये है, सर्टिफाइड जो वर्ड बोलते हैं ना, जिसको वर्ड बोलते हैं कभी नोटरी की स्टैंप देखी आपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगी हुई? कई बार डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या कहते हैं कि इनको नोटराइज करवा के लेके आओ, और वो स्टैंप स्पेशली क्या लगवा के देते हैं कई बार, जैसे मान लो KYC एंड ऑल, या कोई आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अगर फोटोकॉपी है, उसकी स्टैंप लगा के देंगे अटेस्टेड ट्रू कॉपी। वो अपने आप में सर्टिफाइड कॉपी मानी जाती है। एंड वो कोई भी पर्सन ऐसे सर्टिफाई करके नहीं देगा, कोई भी नोटरी, वो आपसे क्या मांगेगा? ओरिजिनल दिखाओ। ओरिजिनल सामने है,
एंड इधर से उसकी फोटोकॉपी है, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं उसकी असल नकल, इसको वर्ड बोलते हैं, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। अब बंदा वो नोटराई करके दे रहा है ना उसको कि मेरे अकॉर्डिंग ये क्या है, बिल्कुल अटेस्टेड है, ट्रू कॉपी है, अटेस्ट टू बी अटेस्टेड है, ट्रू कॉपी, ये स्टैंप लिखी हुई मिलेगी आपको पर्टिकुलरली केवाईसी पे ये चीज। तो जहां भी सर्टिफाइड वर्ड बोलते हो, सर्टिफाइड का मतलब ट्रू ट्रांसलेशन या करेक्ट ट्रांसलेशन या कुछ भी वर्ड जो यूज करते हैं। अब जिसने भी मान लो ट्रांसलेशन करी होगी, क्या पता ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कुछ और हो, कितना उसको सर्टिफाई करवा के लेके आओ। सर्टिफाई करवाने का मतलब वो एक एक वर्ड उसको पढ़ेगा, फिर उसकी वो क्या कहेगा, ये सर्टिफाइड ट्रांसलेशन है, कि जो लिखा हुआ है उसी की एग्जैक्ट रेप्लिका ये है। क्लियर? नेक्स्ट इज डायरेक्टर इन रिलेशन टू, यस प्लीज। A foreign company includes any person in accordance with whose direction or instruction the board of directors of the companies. सर मतलब हमारे अकॉर्डिंग बड़ा ब्रॉडर वर्ड दिया गया। देखो डायरेक्टर हमारे यहाँ पे तो एक पोस्ट है, बट फॉरेन कंपनी के रिलेशन में मे भी शायद आपने ये वर्डिंग कहाँ रीड आउट की थी सर, ये थी प्रमोटर की डेफिनेशन में। एज पर इंडिया की प्रमोटर की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था सर, वो पर्सन विल बी कॉल्ड एज प्रमोटर ऑफ द कंपनी जिसकी डायरेक्शंस एडवाइस के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, अकस्टम टू एक्ट। कहते फॉरेन कंपनी के लिए, फॉरेन कंपनी के लिए डायरेक्टर वर्ड जहां पढ़ोगे ना, उसमें ये वाला पर्सन भी क्या होगा, इंक्लूड। जहां आपने कहा लिस्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर, इस पर्सन के मतलब कोई ऐसा पर्सन जो नाम का डायरेक्टर नहीं है, पोस्ट वाइज डायरेक्टर नहीं है, बट जिसके मुताबिक कंपनी क्या है, अकस्टम्ड है टू एक्ट, उसकी डायरेक्शन, उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग, उसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, देन वो पर्सन भी फॉरेन कंपनी के लिए क्या माना जाएगा, डायरेक्टर ही माना जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन। तभी मैंने सेक्शन डाला कि कुछ वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बताता हूं कि कैसे इंटरप्रेट करना है, कि जब भी जहां वर्ड डायरेक्टर पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली ये वर्ड साथ में ले लेना। एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स, क्या लिखा हुआ है सर, लेट इट बी आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस, या आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, या आपका शेयर ट्रांसफर ऑफिस कहां पे है, इंडिया में, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ शेयर ट्रांसफर। या मान लो सपोज जैसे मैं कह रहा हूं जी, वैसे तो हम फॉरेन कंपनी है, इंडिया में सिर्फ हमने अपना एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस ओपन करा हुआ है, शेयर ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस ओपन करा हुआ है, इट विल बी क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, याद रखिएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस में शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी बीच में क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट तो है, एस्टेब्लिशमेंट तो है ना, जिसके थ्रू मतलब कोई तो इंडिया में एक्ट कर रहा होगा ना, कहीं तो होगा। जहां भी तुमने कोई ओपन कर रखा है, चाहे बेशक वहां पे सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, हम जी कल रजिस्ट्रेशन पकड़ते हैं वहां पे, पर है तो है, वो प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा फॉर दिस चैप्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जामिन, यस प्लीज। With reference to the provisions of Company Act 2013, whether the following company can be treated as foreign company. A company incorporated outside India having a share registration office at Mumbai. Yes, foreign company माना जाएगा because place of business includes share transfer or registration office. Yes, Indian citizens incorporated a company in कहाँ पे, for the purpose of carrying on business there, वहां पे कोई काम करने के लिए, तो क्या वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस देयर, क्यों? हाँ, क्योंकि कैरिंग ऑन एनी बिजनेस एक्टिविटी कहां पे होनी चाहिए, इंडिया। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, इंडिया के लोगों ने, इंडिया के सिटीजन ने बाहर कंपनी बनाई तो बनाई होगी, हमारे लिए वो फॉरेन कंपनी नहीं है। पढ़िए इसका रिप्लाई पढ़ना, पहले वाला तो सिंपल था सर। फर्दर टू क्वालिफाई एज अ फॉरेन कंपनी यू मस्ट हैव थ्री थिंग्स, क्लियर। वन इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दूसरा शुड हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मे बी वो ऑन इट्स ऑन नेम थ्रू एजेंट, मे बी इवन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड, एंड इट मस्ट, क्या लिखा हुआ है, कंडक्ट अ बिजनेस एक्टिविटी इन एनी नेचर इन। अब ये भी तो माड़ी मोटी काम कर रहे थे शेयर ट्रांसफर वाले, हमने फिर भी उसको क्या बोल दिया, फॉरेन कंपनी, बट तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। पढ़िए, यस देयरफॉर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, हाँ जी, outside India having a share registration office at Mumbai will be treated as a foreign company provided it conducts any business activity in India. यस इन द केस ऑफ, और दूसरा जो कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई थी, सिंगापुर में, फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस इन सिंगापुर, इट विल फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ
foreign company, it will not fall within the definition of foreign company. Its incorporation outside India तो है by the Indian citizen is क्या माना जाएगा, immaterial. In order to be a foreign company, it has to have a, क्या लिखा हुआ है, POB in India and must also conduct a business activity. क्वालिफाई नहीं करा तो हम क्या करें? क्लियर? नेक्स्ट टेस्ट. अब आ जाओ जी चैप्टर नंबर 3, प्रोस्पेक्टस. सेम चीज. अब अगर आपकी जो फॉरेन कंपनी है वो इंडिया से क्या इकट्ठी करती है, कोई सब्सक्रिप्शन बाय इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो सर आपके वही सेक्शन 26 द गोल्डन रूल. प्रोस्पेक्टस के साथ आपको क्या करने पड़ेंगे, कंप्लायंस करवाने पड़ेंगे. पढ़िए, डेटिंग ऑफ, क्या लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड देयरिन. Particulars to be and the various matters to be contained in the prospectus. Same चीज सेक्शन 26. पढ़िए सर. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, हाँ जी, prospectus to be dated and signed. No person shall issue, circulate or distribute in India any prospectus offering to subscribe for security. पहली लाइनें तो नॉर्मल हैं. अगर समझना चाहे वर्ड लास्ट में क्या लिखा हुआ है, तब तक कोई भी पर्सन ना तो इशू, ना सर्कुलेट, ना डिस्ट्रीब्यूट. कहां पे? इंडिया में. कोई क्या, प्रोस्पेक्टस, जिसमें क्या होगी, ऑफर. किस बात की? टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. शेयर्स नहीं, सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड. बन गई या बनने वाली है. क्लियर? आउटसाइड इंडिया. वेदर द कंपनी हैज एस्टेब्लिश्ड या नॉट एस्टेब्लिश्ड पीओबी इन इंडिया, हमें मैटर नहीं. बन चुकी या बनेगी, एस्टेब्लिश कर चुकी या करेगी, वट एवर बी द मैटर, कोई भी पर्सन ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू तब तक नहीं करेगा जब तक वो डेटेड एंड साइंड. वो तो बेसिक रूल्स में था. अब आज साथ साथ मैं कंपेयर करवा भी देता हूं कि पर्टिकुलरली आपने सबसे पहले तो ये देखा क्या रूल लिखा हुआ है, डेटिंग एंड, ताकि याद रहे ना, तभी क्लियर करवा रहा हूं कि डेटिंग एंड साइनिंग को लेकर चैप्टर 3 में 26 सेक्शन आप पढ़ चुके हैं. सेम एप्लीकेबिलिटी उधर. एंड साथ में वर्ड पढ़. एंड क्या लिखा हुआ है, कंटेन्स पर्टिकुलर्स में आपके पास क्या आएंगे सर, वो मेन डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल आपको देने पड़ेंगे ना. नॉर्मल के केस में नहीं देते. इंडियन कंपनी के केस में आप कभी एमओए एओए नहीं देते. क्यों? वो तो वैसे ही पब्लिक डॉक्यूमेंट है. बट तुम्हारी कंपनी कौन सी है, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि किसी को क्या पता आपकी फॉरेन कंपनी में क्या चलता है क्या नहीं है. सो एंड पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली नंबर 1 इज द इंस्ट्रूमेंट. मतलब नॉर्मल कंपनी में इंस्ट्रूमेंट नहीं देते आप कभी भी, एमओए एओए नहीं देते. यहां देना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि आप क्या हो, फॉरेन कंपनी. द इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग, और क्या लिखा हुआ है, डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट इज द एनेक्टमेंट और प्रोविजंस बाय और अंडर विच द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वाज, क्या लिखा हुआ है, इफेक्टेड. कौन सी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपकी इनकॉर्पोरेशन हुई. द एड्रेस इन, कहां पे, where the said instrument, enactment or provisions or copies thereof and if the same are not in the, क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश, उसकी सर्टिफाइड कॉपी रखो. बट कहां पे, इंस्पेक्शन का अगर किसी ने करनी है, यार तुम इंडिया में प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, सब्सक्राइब करने के लिए मतलब ऑफर कर रहे हो. अगला अगर मान लो सपोज आपका मेमोरेंडम देखना चाहे, वो प्रोविजंस, वो एनेक्टमेंट्स में भी बाय लॉज मतलब काइंड ऑफ आर्टिकल्स, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखना चाहें, एड्रेस दो कि इंडिया में किस पते पे वो पहुंचे, कि अगर आप उसकी क्या करना चाहते हैं, इंस्पेक्शन करना चाहते हैं. अदर लैंग्वेज में है तो सर्टिफाइड इंग्लिश कॉपी. आगे द डेट ऑन विच एंड द कंट्री इन विच द कंपनी वुड बी और वॉज, क्या लिखा हुआ है, इनकॉर्पोरेटेड. एंड वेदर द कंपनी हैज एस्टेब्लिश किया या नहीं किया, इसके बारे में डिटेल्स या पर्टिकुलर्स आपको देनी पड़ेगी. जब तक नहीं दोगे तब तक ये प्रोस्पेक्टस मार्केट में नहीं जाएगा. क्लियर? यस, स्टेट्स द मैटर. और बाकी सर मेरी बातें याद रखना जो आपने कहां पढ़ी है, सेक्शन 26 में मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द हूबहू कॉपी. सिंपल सी बात. मेरा जो एक्स्ट्रा काम था मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, बाकी सेम कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. 26 वाली प्रोविजन सेम तेरी यहां पे भी क्या करेंगी, अप्लाई करेंगी. प्रोवाइडेड दैट पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ पॉइंट ए, कौन से वाले सर, ये पहले 3 क्या था, मेमोरेंडम, एनेक्टमेंट्स और क्या था, एड्रेस इन इंडिया इंस्पेक्शन का. ये तीनों क्या, शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ प्रोस्पेक्टस इशूड मोर देन, क्या लिखा हुआ है,
आफ्टर द डेट एट विच द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कमेंस। मतलब अगर 2 साल हो चुके ना, अगर इंडिया में आपको बिजनेस करे हुए 2 साल हो चुके, फिर नहीं देने की जरूरत, फिर छोड़ दो। लेटेस्ट आयो मार्केट में, देन आपको ये साथ में इशू करने पड़ेंगे। अब पुरानी कंपनीज के बारे में मेमोरेंडम हर बार थोड़ी इशू करेंगे, अब तो एग्जिस्टिंग है सर, अब तो आरओसी से भी निकलवा सकते हो आप लोग, हमारे मेन डॉक्यूमेंट वहां भी तो फाइल हुए होंगे। तो सर कहते हैं जी प्रोविजन बनाइए कि अगर ये प्रोस्पेक्टस इशूड मोर देन 2 इयर्स के आफ्टर हुआ, जब से इंडिया में आपने बिजनेस क्या किया था, कमेंट्स किया था, फिर आपको ये पहले 3 पॉइंट्स कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, फिर ये छोड़ दीजिए, फिर सीधा 26 वाले जो आपके मैटर्स हैं सिर्फ कर ले वो आप देते रहिए। क्लियर, चलिए फॉर एग्जाम्पल मीर कंपनी एलएलसी। A company incorporated in Dubai on 28th April 2017, Meer Company LLC has established a place of business in Mumbai in year 2020. बिल्कुल। Now the place of business in India proposes to offer subscription to security of Meer Company LLC. Now the place of business in India, before going with subscription, will have to file a अब आपने पता कि सब्सक्रिप्शन इकट्ठी करने से पहले आपको प्रोस्पेक्टस क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फाइल करे तो आप मार्केट में जा ही नहीं पाओगे। एंड वो प्रोस्पेक्टस क्या होना चाहिए, डेटेड एंड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। अच्छा, ऊपर वर्ड इंडिया नहीं था, मतलब मेन कंपनी को अगर 2 साल हो चुके, कंपनी बनी कब थी वो, दुबई में बनी कब है, 2017। इंडिया में कब आई है, 2 साल के ऊपर हो चुके। इनके केस में पॉइंट नंबर 1, 2, 3 अप्लाई करने की जरूरत नहीं, कि जब से उस कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट करा है, तब से अगर 2 साल हो चुके, 2 साल के बाद हर प्रोस्पेक्टस के साथ 1, 2, 3 पॉइंट आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं। क्लियर, यस, क्या लिखा हुआ जी, आउटसाइड इंडिया। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा इंडिया में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, आफ्टर द डेट एट विच द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस। एंटाइटल तो डे 1 से जब से वो बनी है। यस, सो इट शैल नॉट बी, द प्रोस्पेक्टस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, हाँ जी, to contain the particulars mentioned in points 1, 2 and 3 of point A above, as the prospectus will be getting issued after a period of more than 2 years since the Meer Company LLC has commenced its business। इसको हिंदी में साइड पे लिख लीजिए, बनाइए पॉइंट इसका अपने आप, बनाओ अपने आप, क्या लिखोगे, अगर फॉरेन कंपनी को बिजनेस कमेंस किए 2 साल हो चुके हैं, देन इंडिया में प्रोस्पेक्टस इशू करते टाइम पॉइंट नंबर 1, 2, 3 वो रेफरेंस ही डाल देना, पॉइंट 1, 2, 3 कौन से हैं, कि वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। हाँ जी, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट इज नो वेवर ऑफ, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इन प्रोस्पेक्टस। क्लियर, किसी बात का वेवर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। पढ़िए, एनी कंडीशन, यस प्लीज, requiring or binding an applicant for security to waive compliance with any requirement imposed by virtue of the section 387 subsection 1 or purporting to impute him with a notice of any contract documents or matters not specifically referred to in the prospectus shall be। ऐसी कोई भी कंडीशन अगर आपने प्रोस्पेक्टस में डाली होगी ना, वो सब के सब अपने आप में होंगे वॉइड। कंप्लायंस करवाना क्या है, मैंडेटरी है, किसी तरह का वेवर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर, नेक्स्ट इज इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट, कि ये जो सेक्शन है जो आपने अभी पढ़ा, ये डज नॉट प्रोवाइड एनी, ये किसी तरह की क्या एक्सेप्शन विद रिस्पेक्ट टू द को लेकर प्रोवाइड नहीं करता। मतलब कंप्लायंसेस तो करवाने पड़े, तुम जो मर्जी कहते रहो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अपन उसमें नहीं पढ़ा था प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में, कि जब कंपनी बन जाएगी ये ऑटोमेटिकली कंपनी एक्सेप्ट करेगी, तुम जो मर्जी लिखो, बेशक तेरे आर्टिकल्स में लिखा हो, बेशक तेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, जो एप्लीकेबल है ही नहीं, हम नहीं मानेंगे जी। सेक्शन के अकॉर्डिंग साफ कह दिया गया, इस
कंप्लायंसेस को कोई भी वेवर नहीं प्रोवाइड करेगा, ना ही कोई एक्सेप्शन प्रोवाइड करेगा, ये एप्लीकेबल होंगे तो होंगे, ये मेन है सर। और देखो ये चीज लिखनी पड़ रही है, क्यों? मे भी शायद इसको तुम क्रॉस करने की कोशिश करो कि प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फलाना आप उसमें एक्सेप्शन डाल देते हैं, फलाना कुछ नहीं चलेगा सर। जो लिख दिया गया वो सेक्शन कंप्लायंस आपको करवाने पड़ेंगे। पढ़िए, यस टू द नॉन कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट जो कि स्टेटेड अंडर दिस वन है, बाय एनी पर्सन, हाँ जी, responsible for issuing or circulating prospectus. सिंपल लिख, मतलब कोई मतलब इन कंप्लायंसेस को लेकर कोई माफी नहीं है, करने ही पड़ेंगे बाय द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, करने ही पड़ेंगे बाय द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। करने ही पड़ेंगे बाय द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। चलिए नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ, हाँ जी क्या लिखा हुआ वर्ड, एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज टू बी इशूड अलोंग विद दी, क्या लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस। यस प्लीज, हाँ जी, नो पर्सन shall issue to any person in India a form of application for securities of such company or intended company as is mentioned in section 387 unless the form जब तक वो प्रोस्पेक्टस की, मतलब कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म किसी तरह का भी पर्टिकुलर कुछ नहीं इशू करोगे जब तक वो प्रोस्पेक्टस की कंडीशंस को पार नहीं करेगा। क्लियर? सो नॉर्मली एंड सच इशू डज नॉट कॉन्ट्रावीन द प्रोविजन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 388। एक्सेप्शन पढ़िए जी, इफ इट इज शोन दैट, हाँ जी, the form of application was issued in connection with a bona fide invitation to a person to enter into an अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू द, क्या लिखा हुआ है, अगर ये सीन है, अगर ये अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद द सीन है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आगे नेक्स्ट आगे प्रोवाइड कर रहे हैं, देन ये अपने आप में एक्सेप्शन होगी। अदरवाइज कोई भी पर्सन किसी को भी इंडिया में कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं इशू करेगा जब तक, अनलेस द फॉर्म इज इशूड विद द, क्या लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस विच कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 22 एंड सच इशू एंड ऐसा अगर इशू होगा डज नॉट कॉन्ट्रावीन द प्रोविजन। और हम 388 के कॉन्ट्रावेंशन में नहीं आएंगे क्योंकि 388 में नेक्स्ट ऑन जो आप पॉइंट्स पढ़ेंगे वो थोड़ा डिफरेंट है। क्लियर? सो एक एक्सेप्शन है, इफ इट इज शोन दैट, अगर आप ये शो कर दो कि ये फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन जो इशू किया गया इन कनेक्शन विद द, क्या है, बोनाफाइडी इन्विटेशन टू अ पर्सन है टू एंटर इनटू अ, किस लिए, एक हम तो सर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम कौन सा जनता को इशू कर रहे हैं, हमने तो आगे किसको अपॉइंट करा, अंडरराइटर्स को, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में तो नहीं जा रहा, कहता ना ये तो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में जा रहा, इसको कर लो, कोई चक्कर, पब्लिक में नहीं जाएगा, नॉर्मल जनता के पास नहीं जाएगा, शो कर दो बच जाओगे, नहीं तो हर फॉर्म के साथ प्रोस्पेक्टस लगाना जरूरी है। चलिए, ये सेक्शन 387 सबसेक्शन 4 प्रोवाइड्स दैट, हाँ जी, the provision of section 387 shall not apply to the issue of existing member or debenture holders of a company of a prospectus or form of application relating to the securities of the company whether an applicant for securities will or will not have, क्या, right to renounce in the favor of, क्या लिखा हुआ है, other person। मतलब उनके पास, पहली बात, राइट टू रिनाउंस किन केसेस में आता है, राइट टू रिनाउंस किन केसेस में आता है, राइट शेयर्स के केस में, राइट शेयर्स के केस में हमें नहीं पता उनके पास राइट टू रिनाउंस हो या ना हो। मेरे कहने का मतलब, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स को सिक्योरिटीज देने की बात कर रहे हैं तो भाई साहब प्रोस्पेक्टस क्यों बना रहे हो। चैप्टर नंबर 3 पढ़िए, पढ़ो पॉइंट सेल्फ, देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर अ प्रोस्पेक्टस और अ फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन रिलेटिंग टू शेयर्स और डिबेंचर इज इशूड टू, किसको, समझे पॉइंट, है ना, कॉपी पेस्ट, पहले कह रहा था, अब दूसरा पॉइंट भी इसके नीचे पहले पढ़ ले, वेयर अ प्रोस्पेक्टस और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन रिलेटेड टू शेयर और डिबेंचर जो इशू कर रहे हैं, इफ सच और शेयर्स और डिबेंचर आर इन, क्या लिखा हुआ है, ऑल रिस्पेक्ट, मेन इज क्या, यूनिफॉर्म, वही है जो आज है, यूनिफॉर्म विद द शेयर्स और डिबेंचर जो कि क्या किए थे, प्रीवियसली इशू किए गए थे, एंड फॉर द टाइम बीइंग डेल्ट इन द और कोटेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक, देन उसके केस में भी है तो यूनिफॉर्म, मैं कौन सा कुछ अलग कर रहा हूं, वही तो है।
अल्टीमेट उस केस में मैं कुछ नया करूं तो फाइल करवाऊं। अब लेट इट बी, अब जैसे मैं कह रहा हूं जी, मान लो जो ये बुकलेट्स कवर आपको मिलते हैं, मैंने वही कवर नहीं छपवाए, अब इसको क्या मैं हाईलाइट करूंगा? मैं हाईलाइट तो नहीं करूंगा। क्यों? ये वही तो है जो पिछली बार वाला था, मैंने कौन सा कुछ नया करा? हाँ, अगर कुछ नया करूंगा मैं जरूर उसको हाईलाइट करूंगा कि देखो जी हमने नए बनवाए, ये चीज सेम। अब पॉइंट पढ़िए, एक्सेप्ट इन सो फार, हाँ जी, as it requires a prospectus to be dated हम्म, to the issue of a prospectus relating to securities which are or are to be in all respects uniform with securities previously issued and for the time being read in or quoted on a recognized stock exchange. साइड पे लिख, चैप्टर 3, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 26(1), 26(1). But subjected as aforesaid, section 387 shall apply to a prospectus or form of application whether issued or in with reference to the formation of company or subsequently। हमने बस ठीक है, अगर ऐसा होगा तो माफ करा, वैसे तो 387 तेरे पे एप्लीकेबल है ही है। द प्रोस्पेक्टस मस्ट भी क्या होना चाहिए? डेटेड एंड साइन एंड वेरियस मैटर्स, जो पर्टिकुलरली सेक्शन 26 में प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए हैं वो तुम्हारे पे भी एप्लीकेबल। हाँ, अगर इन दो पॉइंट्स में आए फिर आपके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट इज द केस। पढ़िए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 387(4), हाँ जी, The provision of section 387 shall not apply to the issue of prospectus, a form of application relating to securities of company to existing member or debenture holder of company. इसको लिख रिपीट, ऊपर वाला रिपीट, बट इसमें एक लास्ट लाइन अंडरलाइन कर लेना। क्या? हाउएवर प्रोविजन रिलेटिंग टू द, मैंने क्या लिखा हुआ था? एक्सेप्ट, ऊपर देखियो, और एक्सेप्ट इन सो फार एट रिक्वायर्ड, क्या लिखा हो? प्रोस्पेक्टस टू बी, ये तो लगेगा, ये तो लगेगा, डेटेड तो होना चाहिए, हाँ बाकी नहीं लगेगा। मतलब कि अगर वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे यूनिफॉर्म बेसिस पे वही है, कोई अलग से फर्क नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ डेटेड वाली प्रोविजन तो लगेगी ना, देखो वो तो चलेगी। हाउ एवर प्रोविजन रिलेटिंग टू, क्या लिखा हुआ है? डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल कंटिन्यू टू, ये तो चलेगी। नेक्स्ट इज आफ्टर दैट, यस, नथिंग इन सेक्शन, हाँ जी, 387 shall limit or diminish any liability which any person may incur under any law for time being in force in India or under the Companies Act। अब तुम लोगों ने लाइबिलिटीज भी तो पढ़ी हुई हैं, सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, कि अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत आपने प्रेस्क्राइब करा तो पर्टिकुलर सेक्शन 35, 36, 34, वो सब कुछ पर्टिकुलर, मैं कोई ना तो रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं ना मैं डिमिनिश कर रहा हूं, एज इट इज। जो तुमने यहाँ पे चैप्टर 3 में ये पढ़ा, सेक्शन 35 कौन सी लाइबिलिटी? सिविल लाइबिलिटी। इसके बाद ही नेक्स्ट आगे कौन सी पढ़ी थी आपने सर? कौन सी थी? क्रिमिनल लाइबिलिटी, जो 35 के अंदर, ये रहा 34 के अंदर क्रिमिनल लाइबिलिटी, एंड आफ्टर दैट एक था वो 36, पनिशमेंट फॉर द फ्रॉडुलेंट इंड्यूसिंग। सब कुछ एज इट इज कंपनीज एक्ट वाला ही आपके ऊपर क्या होगा? अप्लाई होगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज प्रोविजंस, इसको लिख ले रेफरेंस के लिए कि कौन सी लाइबिलिटी की बात कर रहा है, कि ये सेक्शन जो है किसी तरह की लाइबिलिटी विच एनी पर्सन में इंकर अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लॉ मतलब वो 34, 35, 36 की बात कर रहे हैं। अगर प्रोस्पेक्टस गलत गया तो भाई साहब पेनल्टी तेरे पे भी लगेगी, वही जो 34, 35, 36 नॉर्मल पे एप्लीकेबल है वो तेरे पे भी एप्लीकेबल होंगे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज प्रोविजन एज टू, हाँ जी, as to experts content and allotment। कंसेंट, एक्सपर्ट्स कंसेंट। अब प्रोस्पेक्टस में वन ऑफ द मेन मैटर अपने आप में क्या था? एक्सपर्ट की कंसेंट लगाना। क्लियर? यस, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, हाँ जी, No person shall issue, circulate or distribute in India any prospectus offering for subscription in securities of a company incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has उन्होंने एस्टेब्लिश करा नहीं करा हमें को मतलब नहीं है, अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। मेरा मेन मतलब था नो पर्सन शैल, तुमने कंपनी बना ली, बनाओगे, पीओबी इंडिया में आ गया नहीं आया हमें मतलब नहीं है। इफ वर, इफ वेयर, यस प्लीज। the prospectus includes a statement purporting to be made by an expert he has not given or has before delivery of the prospectus for registration withdrawn his consent। ऐसा नहीं कि कल कंसेंट दी, इवन उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ नहीं करी, ये भी स्टेटमेंट आपको पर्टिकुलरली उसमें डालनी पड़ेगी कि सर एक्सपर्ट ने अपनी ओर से ग्रीन सिग्नल दे दिया, पास कर दिया, एंड इवन एक्सपर्ट ने रजिस्ट्रार तक उसकी कॉपी भेजनी पड़ती है ना प्रोस्पेक्टस की, कि रजिस्ट्रार को जब हमने कॉपी डिलीवर करी तब भी अपनी कंसेंट विड्रॉ नहीं करी थी, मतलब वो साथ है। क्लियर?
Yes, his written consent to the issue of prospectus with the statement included in the form and context in which it is included, or there does not appear in the prospectus a statement that he has given and has not withdrawn his consent as aforesaid. ये एक्सपर्ट की स्टेटमेंट जो आपने चैप्टर 3 में भी, वो मैटर्स में था शायद, चैप्टर ये रहा प्रोस्पेक्टस, ये तो डिफेंसेस थे ना। यहाँ पे सर जो पर्सन ने एक्सपर्ट की स्टेटमेंट वाला, यहाँ पे कहाँ पॉइंट है? ये तो नॉर्मल था, एवरी पर्सन, एक्सपर्ट वाला पॉइंट आया तो था। हीरा इंक्लूजन ऑफ, क्या लिखा हुआ है? एक्सपर्ट स्टेटमेंट इन द, अब इसमें चेक कर सर, द एक्सपर्ट ने वो स्टेटमेंट दी, द एक्सपर्ट हैज गिवन हिज रिटन कंसेंट एंड द एक्सपर्ट हैज नॉट, आगे ना दोनों पॉइंट्स। तो आप यहां से कॉपी कर लो ना, जरूरी थोड़ा कि मॉड्यूल की लैंग्वेज हो, तो थोड़ा वेयर टेक्स्ट की तरह लिखते हैं, पॉइंट तो समझ आ गया ना। इसीलिए मैच करवा रहा हूँ चैप्टर 3 के साथ कि तो उसकी लैंग्वेज यहां से ले ले अगर दिक्कत आती है तो, पर पॉइंट वही है से। चल आगे, इफ द प्रोस्पेक्टस, हाँ जी, does not have the effect where an application is made in pursuance thereof of rendering or person concerned bound by all the provision of section 33 बिल्कुल, issue of application form for security एंड सेक्शन 40 सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन द स्टॉक एक्सचेंज सो फार एज एप्लीकेबल, वो सारे सेक्शंस भी आपके क्या होंगे? अप्लाई होंगे। क्लियर? मतलब लर्न करने वाला मैटर, तुझे फिर वही कह रहा हूं कि लास्ट मोमेंट पे जाकर शायद कहीं तुम इसको बहुत लाइट लेना शुरू कर दो, बट इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। आपा कहते हो सेम ही तो है, वही तो है, वही तो है, बट फिर भी याद तो करना पड़ेगा ना कि प्रोविजन क्या थी। बट गिनती के ही कंटेंट तुझे मिलेंगे, गिनती के ही पेजेस। कहने को 22-23 पेज बना रखे हैं, पढ़ने वाले तो गिनती के तेरे वही 6 to 7 निकलेंगे, बाकी तो रेपिटेटिव चल रहा है चैप्टर 3 या वेरियस चैप्टर की प्रोविजंस। पढ़िए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, हाँ जी, a statement shall be deemed to be included in the prospectus if it is contained in any report or memorandum appearing on the face thereof or by reference incorporated there in, जो भी issued there with, जो मतलब साथ में जो भी तुमने इशू करा होगा ना, अगर ये स्टेटमेंट उसमें आपने डाली हुई है तो वो डीम टू बी किस पे मानी जाएगी? इन द प्रोस्पेक्टस, कि हम तो मान के चलेंगे ये स्टेटमेंट बीच में है। क्लियर? नेक्स्ट इज यस, रजिस्ट्रेशन ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्रोस्पेक्टस। वही पॉइंट्स पढ़िए। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन नो पर्सन, यस प्लीज, shall continue, circulate or distribute in India any prospectus offering for subscription and security of a company incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established or well formed or will not establish a place of business in India unless before the issue। मतलब पहले तो कंटेंट वही सेम चल रहा है कि तुमने कंपनी बना ली, बनाओगे, एस्टेब्लिश यहाँ हो गए या हो गए, वट एवर बी द केस, अनलेस बिफोर द इशू, सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आप वर्ड कहते हैं, इन इंडिया, पहला अ कॉपी देयर ऑफ सर्टिफाइड बाय द, किसके द्वारा? चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी एंड टू अदर, ये इंपॉर्टेंट, एंड टू अदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज हैविंग बीन, क्या लिखा हुआ है? अप्रूव्ड बाय, किसके द्वारा? रेजोल्यूशन ऑफ द मैनेजिंग बॉडी हैज बीन डिलीवर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्टर। नॉर्मल केस में भी तो करी थी। नॉर्मल कंपनी को भी क्या कहा जाता है? ये रिप्रोविजन तेरे इसके ऊपर ये रहा, फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार। सेम चीज यहां पे दी गई, बट यहां पे सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए बाय द चेयरपर्सन एंड 2 डायरेक्टर जो मैनेजिंग बॉडी के द्वारा रेजोल्यूशन के द्वारा पास्ड होंगे, ऑथराइज्ड होंगे। वो डायरेक्टर्स क्या करें? साइन करके दें उसको, पर्टिकुलर उनके द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए वो। क्लियर? यस, एंड द प्रोस्पेक्टस स्टेट्स ऑन द, किस पे? द फेस। ये भी कहा था कि प्रोस्पेक्टस में ये स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी कि हमने इसकी एक कॉपी फाइल करी है विद द रजिस्ट्रार। ये रहा, अ स्टेटमेंट दैट अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस हैज बीन फाइल्ड विद द, मैच कर ले, चल रहे से। नेक्स्ट इज देयर इज एंडोर्स्ड और अटैच्ड, हाँ जी, to the copy any consent to issue of the prospectus required by section 388 and such document as may be prescribed. आंसर यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल सच डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड विद द प्रोस्पेक्टस, और इवन कंसेंट लेटर भी तो इसी के अंदर आ गया। प्रोस्पेक्टस के अंदर भी तो एक्सपर्ट की क्या जाती है? कंसेंट लेटर लगेगा, सेम चीज। बस मेन वर्ड था पहला कि सर ऐसे नहीं जाएगा, वो जो प्रोस्पेक्टस होगा वो सर्टिफाइड बाय क्या होगा?
chairperson of the company and 2 other director as having been approved by किसके द्वारा? resolution of the managing board. हो सकता है रेजोल्यूशन की कॉपी भी लगे कि जिन्होंने साइन करा वो पर्सन ऑथराइज्ड करें, कहां पता लगे? रेजोल्यूशन फाइल कर साथ में. क्लियर? नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द, हाँ जी, Company Rule 2014, the following document shall be annexed to. ये आ गया जी इंपॉर्टेंट. आपको लगा शायद कल्ला रजिस्ट्रार को क्या जाएगा, प्रोस्पेक्टस जाएगा ना. ये डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद द क्या है, विद द प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स जाएंगे? पढ़िए सर. एनी कंसेंट टू द रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी पर्सन एज, ये ले आ गया वर्ड. इसको सिंपल वर्ड में अगर लिखा जाए क्या, एक्सपर्ट की स्टेटमेंट, सॉरी एक्सपर्ट की कंसेंट, एक्सपर्ट की कंसेंट. नंबर 2 अ कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ जी, For appointment of managing director. मेन चीज एमडी, मैनेजर एंड इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग अ मेमोरेंडम. मान लो कई बार तो राइटिंग में नहीं लिखा, अ मेमोरेंडम गिविंग द फुल पर्टिकुलर्स देयर ऑफ. मतलब एमडी अपॉइंटमेंट, एमडी और मैनेजर की अपॉइंटमेंट. सर उसका जो कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो साथ में दीजिएगा. अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग देन उसका मेमोरेंडम सा बनाओ. मेमोरेंडम मींस एक बेसिक इंफॉर्मेशन, उसके पर्टिकुलर्स क्या करिए, हमें प्रोवाइड करिए. एंड कॉपी ऑफ एनी अदर, क्या लिखा हुआ है, मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट नॉट एंटर्ड इन द, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में नहीं होते बट एंटर्ड विद इन क्या हुए हैं पिछले एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस इन द लास्ट 2 years. क्लियर? या एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स विद इन लास्ट 2 years कोई हुए हों आपके, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जल्दी जल्दी एंटर नहीं होते. इंफॉर्मेशन लेनी हम ले रहे हैं, कंपनी के बारे में पता कर रहे हैं कंपनी सही भी है कि नहीं. तो ऐसे कोई अगर हुए होंगे तो उसके बारे में क्या करिए, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करिए. कॉपी ऑफ दी अंडरराइटर्स आपने अपॉइंट करे होंगे, ये तो वैसे भी प्रोस्पेक्टस के साथ जाता है. और अंडरराइटिंग कमीशन वाले सेक्शन में भी आपने ये पॉइंट पढ़ा था कि जब रजिस्ट्रार को, याद है नहीं, जब रजिस्ट्रार को 40 में लिखा हुआ, रजिस्ट्रार को जब प्रोस्पेक्टस की कॉपी जाएगी साथ में अंडरराइटिंग, लास्ट सेकंड पॉइंट दिख रहा होगा, हल्का हल्का दिखना चाहिए, नहीं तो आंखें साफ कर लो अपनी, अंधे बन के पढ़ लो इन सारे कंटेंट्स को जितना भी है. प्रोविजंस जितना अच्छे से इसको पढ़ोगे नेचुरली रिलेट कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज अपनी गलतियां ही अपनी फेलियर का कारण बनेंगी और कुछ नहीं है. डे 1 से ही वही चीज समझा रहे हैं, डे लास्ट तक भी वही चीज समझाएंगे, तो हमारा काम है समझाना, बट करना आप नहीं है, किसी और ने तो बैठना नहीं है. ठीक है ना, कि मुन्ना भाई एमबीबीएस भी पेपर कोई और दे के आएगा, वो तो है नहीं है, देना तो आप नहीं है पर्टिकुलरली. तो बेटर है कि जितना करवाया जा रहा है साथ के साथ पॉलिश करो, खत्म करो, लास्ट डेज की वेट मत करो, मत करो. बार बार समझा रहा हूं एक ही चीज, मैनेज करो. ठीक है ना, कि कुछ टाइम पीरियड के लिए पर्टिकुलर, उसके बाद फ्री हो यार. आप तो आज भी चाहते हो मौज मस्ती, बाद में भी डबल टाइम नहीं होगा यार. आज एटलीस्ट अपना टाइम मैनेज करो उस चीज को लेकर. चैप्टर 3 तो बिल्कुल सेम चल रहा है डिट्टो. और क्या चल रहा है बता इसमें. नेक्स्ट इज कॉपी ऑफ क्या, पावर ऑफ अटॉर्नी इफ प्रोस्पेक्टस इज साइंड थ्रू, किसके द्वारा, ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ डायरेक्टर. मान लो डायरेक्टर अवेलेबल नहीं था तो उसकी जगह किसने कर दिए, किसी एजेंट ने कर दिए, तो नेचुरली सर वो पावर ऑफ अटॉर्नी तो साथ में लगेगी लगेगी. तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट, 5 डॉक्यूमेंट. पहला पहला जिसमें क्या था, एक्सपर्ट की कंसेंट. नंबर 2 सर कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी और अ मैनेजर. अगर ऐसा रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग नहीं है तो मेमोरेंडम गिविंग द पर्टिकुलर्स देयर ऑफ. नंबर 3 कोई एबनॉर्मल, मैं एबनॉर्मल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन द ऑर्डिनरी कोर्स, और मटेरियल है तो कह रहा हूं, कोई मटेरियल एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट लास्ट पिछले 2 साल में हुआ हो. कॉपी ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर डायरेक्टर की जगह किसी और एजेंट ने साइन करे हैं. दैट्स इट. चलिए, यस ऑफर ऑफ वर्ड क्या लिखा हुआ है, आइडियाज. सर हम अगर फॉरेन से पैसा उठाएं, दैट इज कॉल्ड एज जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स. फॉरेन कंपनी इंडिया से पैसा उठाए, आइडियाज. क्लियर? सो फॉर द पर्पज ऑफ, हाँ जी, this section and according to company registration of foreign company rule 2014,
आईडीआर मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट है, तो जैसे डिपॉजिट रिसीट होती है ये भी तो वही है, क्लियर। हाँ, एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया एंड ऑथराइज्ड बाय, किसके द्वारा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मेकिंग एन इशू ऑफ सच डिपॉजिटरी रिसीट्स। ये भी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज होती है, तभी तो कह रहे हैं यार कि डोमेस्टिक डिपॉजिटरी के द्वारा ये ऑथराइज्ड होंगी। मान लो को कंपनी आईडीआर इंडिया में इशू करना चाहती है, ऐसे नहीं कर पाएगी, पहले उसको डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया से ये रिसीट्स क्या करवानी पड़ेंगी, क्रिएट, तभी वैलिड माना जाएगा। ऐसा तो कागज पे लिख के मैं कल को जो मर्जी दे दूं, वो थोड़ी माना जाएगा। अगर प्रॉपर आईडीआर जीडीआर हैं, आपको डिपॉजिटरीज से ये क्या करवानी पड़ती है, रिसीट्स ऑथराइज करवानी पड़ती है। आगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 390, यस प्लीज, notwithstanding anything contained in any other law for time being in force, the सिंपल central सिंपल, government सारी पावर किसको दे दी, और ऊपर से वर्ड क्या यूज कर दिया, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, जो मर्जी लिखा हो, ये सारी पावर ही किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए, ऑफर करने के लिए, द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर इन द प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर को लेकर जो भी कायदे कानून होंगे वो कौन बनाएगी, सीजी बनाएगी, क्लियर। इन कनेक्शन विद द आईडीआर, द मैनर इन विच, हाँ जी, IDR shall be dealt with in a depository mode and by custodian एंड द अंडरराइटर्स एंड द मैनर ऑफ सेल, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ आईडीआर, मतलब उसके बारे में जो भी रूल्स हैं सब कुछ वो कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड, वही रिलायंस जो बनेगी या बन चुकी, जो एस्टेब्लिश करेगी या कर चुकी, कहां पे, इन इंडिया। इसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स होंगे, पहला ऑफर, नंबर 2 द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर, क्लियर। नंबर 3 सर मैनर जिसमें ये डील की जाएंगे डिपॉजिटरी मोड में, क्लियर। एंड नंबर 4 क्या था, मैनर ऑफ सेल, ट्रांसफर और ट्रांसफर। वो यही कल को दिक्कतें आती हैं और क्या आती, वो पर्सन की डेथ होगी या वो ट्रांसफर करना चाहता है तो क्या रूल होगा, वो सारे रूल्स कौन देगा, सीजी, क्लियर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हाँ जी, no company incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established or made, simple, shall make an, no company shall make an issue of IDR unless it complies with the condition mentioned under this rule in addition to the SEBI जो भी दिए जाएंगी and any direction issued by the RBI। मतलब तुम तो बंद हुए, SEBI भी, RBI भी, मेन सीजी भी, जब तक कंप्लायंस नहीं करोगे कोई एक सिंगल रुपया भी आईडीआर के द्वारा तुम्हें उठाने नहीं देंगे, क्लियर। द रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मैनर, ट्रांसफर, सेल टू द आईडीआर जो भी है सर, ये रूल्स 2014 में ऑलरेडी प्रेस्क्राइब किया हुआ है। अब देखो मॉड्यूल में रूल्स नहीं गिवन है तभी आप प्रेफर भी नहीं कर रहे, अदरवाइज ये टॉपिक बड़ा डिटेल जा सकता है। अब आईसीआई से ऊपर तो क्या करें, इस मॉड्यूल में से तो आप क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। अब अगर डिफरेंट पब्लिशर कोई चेकआउट करोगे वो इन्हीं कंटेंट्स को थोड़ा और क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं कि यहाँ पे रूल्स में क्या लिखा हुआ। अगर मिला, अगर कोई ऐसा मिला कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट देखने को मिल रहा है, देन रिवीजन लेक्चर में इसको उठा लेंगे दोबारा कि वहां पे ये पॉइंट क्या कर लीजिए, ऐड ऑन कर दीजिए। अदरवाइज दिस इज द बेसिक सफिशिएंट है सर, जितने मार्क्स में अपने पास ये आएगा, क्लियर। चलिए, एंड स्टार्टेड चार्टेड पीएलसी, हाँ जी, was the first global company to file for an issue of IDR in India in 2010 में। यस, एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर नंबर 15 कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स एंड अमेलगमेशंस। जैसा नॉर्मल कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है वो तुम्हारे पे ऊपर भी चैप्टर क्या होगा, अप्लाई होगा। वेरियस सेक्शंस आपके इसके अकॉर्डिंग, मान लो कोई फॉरेन कंपनी कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है, कोई अरेंजमेंट करना चाहती है, कोई अमेलगमेशन करना चाहती है, कर ले, बट एज पर द चैप्टर 15 पढ़िए। सेक्शन 234 of Company Act 2013 deals with merger or amalgamation of company with foreign company. Section 234 हाँ जी, state that the provision of chapter 15 unless otherwise provided under any other law, हाँ जी, for the time being in force shall apply. मतलब किसी लॉ में कुछ और लिखा हो तो अलग बात है, हमारे मुताबिक तो shall apply mutatis mutandis to the schemes or merger and amalgamation between किनके, companies registered under this act, clear, and companies incorporated in the jurisdiction of such countries as may be notified from time to time by the CG, जिसको CG prescribe करेगी, provided that the central government may make rules in consultation with the, किसको पूछकर, RBI को पूछकर, in connection with the merger and amalgamation of provided under this section। Yes, section 234 subsection 2, हाँ जी,
state that subject to provision of any other law for the time being in force, a foreign company may, with the prior approval of RBI, merge into a company registered under this act or vice versa. And the terms and condition of scheme of merger may provide, among other things, for the payment of consideration. Like among other things, मतलब सब कुछ, like for the payment of consideration कैसे होगी, क्या रूल होगा, to the shareholders of the merging company in cash or in the depository receipts, or partly in cash or partly in the depository receipts, as the case may be, as per the scheme, जो कि for the purpose क्या की जाएगी, ड्रॉ की जाएगी. मतलब कुल मिलाकर बताया कुछ नहीं है. क्या कहा गया, जो तुम्हारा सारा ये काम काज होगा वो जैसा तुम्हारे लिए रूल बनाया जाएगा एज पर द आरबीआई नॉर्म्स, वैसे ही आपकी एमलगमेशन एंड मर्जर करवाई जाए. क्लियर. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन. फॉर दिस पर्पस द फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया वेदर हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. ये ब्रॉडर आ गया इसके लिए, इस सेक्शन के लिए, कि सर वेदर यहां पे वर्ड बोल गया प्लेस ऑफ बिजनेस हो या ना हो. अगर आप यहाँ पे फॉरेन कंपनी है, कोई भी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो आउटसाइड इंडिया है, क्लियर, बट इंडिया से उसका कोई रिलेशन है, तो अल्टीमेटली ये रूल्स मर्जर एंड एमलगमेशन को लेकर, ये कंपनी की डेफिनेशन क्या है, थोड़ी डिफरेंट है. नॉर्मली फॉरेन कंपनी, अब इसमें तो वैसे दोनों ही आ गए क्योंकि आपने वेदर वर्ड लगा दिया ना. पहले केस में तो मैंडेटरी क्या था, फॉरेन कंपनी वही है जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ होगा, इंडिया. बट फॉर दिस सेक्शन कहते कोई भी, अगर वो फॉरेन कंपनी कहीं ना कहीं इंडिया में कवर हो रही है किसी भी केस में, तो उनकी मर्जर एमलगमेशन जो होगी वो एज पर द आरबीआई नॉर्म्स, प्रायर अप्रूवल लेने के बाद. क्लियर. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 to 36. ये तो हम पढ़ ही चुके. 34 क्रिमिनल लायबिलिटी लिख रहे इसके ऊपर. 34 कौन सा था, ये लिखा लिखा 34 क्रिमिनल लायबिलिटी, 35 सिविल लायबिलिटी एंड 36 फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग द पर्सन टू इन्वेस्ट. सेम आपके ऊपर भी क्या होगा, अप्लाई होगा. क्लियर. सब सेक्शन 2. हाँ जी. Provides that subject to provision of section 376, power to wind up foreign company, although dissolved, the provision of chapter 20, that is chapter on winding up, shall apply status mutandis for closure of the place of business of a जैसे foreign company. इंडियन कंपनी बंद होती है, डिसॉल्व होती है, सेम इस केस में भी क्या होगा, डिसॉल्व होगा, बंद होगा. क्लियर. नेक्स्ट इज, आगे पढ़िए जी. हाँ जी. Business of all company in India as if it were a company incorporated in India in case such foreign company has raised monies to offer or issue of security under this chapter which have not been क्या लिखा हुआ, repaid or redeemed. Clear. So punishment for, I think so, ये लास्ट है क्या है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करेंगे तो सही, वो बात नहीं है. मैं तो पूछ रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कहीं डाउट हो आपको. पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन. क्लियर. एक 392, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पेनल्टी क्लॉज पूछा जाता है यूजली, मैं इसलिए बता रहा हूँ. विदाउट प्रेजुडिस. हाँ जी. To the provision of section 391, if foreign company contravenes the provision of अच्छा, विदाउट प्रेजुडिस का मतलब क्या हुआ, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 391 का मतलब क्या हुआ, 391 को ओवरराइड नहीं करेगा. हाँ 391 को ओवरराइड नहीं करेगा, विदाउट नुकसान पहुंचाएगा. विदाउट प्रेजुडिस मतलब विदाउट एनी हार्म टू द प्रोविजन. अरे जो 34, 35, 36 लगे वो तो वैसे ही लगना है, वो तो अलग लायबिलिटी है, तो इसका मतलब थोड़ी तुझे माफ कर देंगे, पनिशमेंट अलग है. क्लियर. इफ अ फॉरेन कंपनी कॉन्ट्रावीन्स एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट दिस, द फॉरेन कंपनी shall be punishable with a fine which shall not be less than 1 lakh rupees, but which may extend to rupees 3 lakh, and in case of continuing failure with an additional fine which may extend to rupees, क्या लिखा हुआ है, 50,000 for every day. बट ये एक्सटेंड मैक्सिमम है, ये मन करे कम ही कर दें. क्या लिखा हुआ है, which may extend to after the first during the which contravention failure continues, and every officer के ऊपर कितना सर, सर every officer of the foreign company who is in default shall be punishable which shall not be less than कितना, which may extend to rupees कितना. yes. Thus the punishment for, लो जी nutshell अपने आप रीड कर लो, सेल्फ चेकआउट करिए, क्रक्स दिया हुआ है. देखिए फटाफट, बताओ जी. डन. चलिए, कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई. यस प्लीज.
with provision of this chapter not affect validity of contract, etc. Section 393. Any failure by a company to comply with provision of chapter 22. सिंपल बताऊं क्या, अगर आपने चैप्टर 22 की प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं करा, कि इंडिया में होने वाले तेरे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स क्या वो वाइड हो जाएंगे? जी देखो, हमने तो कंप्लायंस कर रहे हैं, तो ये जो आपके और मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, या कोई स्यूट फाइल हुआ है, कोई क्लेम है, कोई सेट ऑफ है, कोई काउंटर क्लेम है, कोई लीगल प्रोसीडिंग है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये अलग चीज है, वो अलग चीज। क्लियर? यस प्लीज। एनी फेलियर बाय, हाँ जी, by a company to comply with provision of chapter 22 of the Company Act 2013 shall not affect the validity of any contract, dealing or transaction. जिसको वर्ड पता क्या बोलते हैं, आप किसी का कुछ नहीं कर पाओगे, दूसरे पर्सन तेरे पे जो मर्जी कर। हमने उल्टा तुझे क्या दिया, डिसेबिलिटी दी है, कि चैप्टर 22 की अगर प्रोविजन तूने कंप्लायंस नहीं करी ना, तुम तो यार मस्ते फिरोगे, कोई चक्कर ही नहीं है, फिर क्या हो गया। और वैसे भी किसी कॉन्ट्रैक्ट पे फर्क थोड़ी पड़ेगा, किसी के लिए फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे लिए काका फर्क पड़ेगा। तुम नहीं अगले पे कोई क्लेम, कोई सेट ऑफ, कोई काउंटर क्लेम, कोई लीगल प्रोसीडिंग, कोई स्यूट, किसी तरह का तुम वहां पे फाइल नहीं कर पाओगे। मतलब तुझे कर दूंगा डिसेबल, उनका रहेगा एनेबल, फिर करते रहना अपने आप। तभी तो तुम मजबूर होगे, किस बात को लेकर, नहीं कंप्लायंस करवाने पड़ेंगे। वो जैसे कहते हैं पार्टनरशिप फर्म में क्या रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, तो ना, पर कुछ डिसेबिलिटीज है, अगर ऐसा नहीं करवाओगे, दुनिया फर्म पे केस कर सकती है, बट फर्म दुनिया पे, सेम चीज यहां। तो सर यहाँ पे हाउएवर द कंपनी शैल नॉट बी, क्या लिखा हुआ है, टू ब्रिंग एनी सूट, क्लेम, एनी सेट ऑफ, मेक एनी काउंटर क्लेम और इंस्टीट्यूट एनी लीगल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, डीलिंग और ट्रांजेक्शन अंटिल द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द, क्या लिखा हुआ है, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कि एप्लीकेबल टू इट होंगे। यस, रूल 12 ऑफ द कंपनीज, हाँ जी, registration of foreign company. Action for improper use or description as foreign company. It states that if any person or persons trade or carry on business in any manner under any name or title or description as a foreign company registered under the act, और मतलब किसी भी नाम पते के अंडर अगर आप कंपनी कंटिन्यू करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन करते हैं, दैट पर्सन और ईच ऑफ दोज पर्सन जो वहां पे काम कर रहे हैं, शेल, अनलेस, अनलेस क्या लिखा हुआ है, ड्यूली, जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे एज अ फॉरेन कंपनी अंडर द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, शेल बी, वो क्या रहेंगे, लायबल फॉर, या तो सिंपल अगर रजिस्टर्ड हो तो काम खत्म, बट अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपकी कभी भी इन्वेस्टिगेशन ओपन हो सकती है कि आप किस बेसिस पे ये नाम पते के अंडर काम कर रहे हैं। shall be liable for investigation under section 210 of the act and action consequent upon that investigation shall be taken against that, मतलब you must be क्या होने चाहिए, registered before doing any activity in the India. And the last exemption under this chapter, पढ़िए जी, the central government may by notification accept any class of foreign companies, company incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not, whatever, in so far as they relate to, किससे, offering for subscription in the securities requirement related to the prospectus and all the matters। अरे तो पहले आ चुका था, जो सेटअप कहाँ पे है, IFSC, वो है था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में। अगर आप लोगों ने सेटअप कर रखा है, वो चेक कर ले, सेकंड पेज पे ओपन कर, सेकंड पेज के एक्सेप्शन में ही लिखा हुआ था, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक मोड की डेफिनेशन आई थी, उसी में क्या कहा था आपने, कि अगर आप एक IFSC में सेटअप करके बैठे हैं एंड उनकी सिक्योरिटीज की ऑफर करते हैं, तो उनके लिए ये प्रोस्पेक्टस एंड ऑल, ये सारी प्रोविजन अपने आप में एप्लीकेबल नहीं है। ये हो चुका था पॉइंट, बट स्टिल दोबारा एक बार कवर कर दिया गया, नॉर्मल एग्जाम्पशन अंडर चैप्टर, कोई सेक्शन ही ये वाला। क्लियर? सो मैं तो इसको वर्ड क्या बोलूंगा, काइंड ऑफ रिपीट, कि ये तो अपने आप में रिपीट हुआ। क्लियर? लो जी, फटाफट एक स्क्रीनिंग करो, स्क्रीनिंग करो। क्लियर? क्योंकि नेक्स्ट ऑन कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिकली है तो सिंपल हैं, बड़े आराम से आप लोग वैसे सेल्फ भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरे से पहले आप आज डाउट्स ले, जो भी आपके, मान लो इस कंटेंट को समझने के लिए आपको लगा, आराम से 5 मिनट लीजिए, स्क्रीनिंग करिए, कोई भी डाउट है इमीडिएटली क्लियर करो। दैट विल बी योर होमवर्क पार्ट। कुछ आई थिंक सो 7 क्वेश्चन है शायद, बड़े इजी क्वेश्चन है सर, काफी, तो जस्ट पढ़ते सारी आप क्लिक कर जाएंगे कि उसमें ये वाला मैटर देना है, मेन आइडेंटिफिकेशन सीखेगा, बड़ा अच्छा पॉइंट। क्लियर? बताओ जी, कोई भी डाउट। देखो
अगर आप उन एंटिटीज की सिक्योरिटीज को ऑफर करने की बात कर रहे हैं जो अपना सेटअप कहां पे लगा के बैठी हैं, इंडिया के आईएफएससी में, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उसमें से आईएफएससी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के नाम से एस्टेब्लिश किए जाते हैं, अगर उनकी सिक्योरिटीज कर रहे हैं आप ऑफर, उन पे प्रोस्पेक्टस एंड ऑल, उन पे तो कोई लॉ नहीं लगता, ये क्यों लगाएंगे? तो उनको क्या कर दिया गया, उस चैप्टर से एग्जम्प्ट कर दिया गया। ये चीज क्या चीज सच मुझे भी एग्जैक्ट याद तो नहीं है, बट गूगल करोगे लोकेशंस आपको बता देगा कि कौन कौन से आईएफएससी यहाँ पे सेटअप हो रखे हैं इंडिया में, या एससीजेड में कौन कौन से एरिया डिक्लेयर्ड है। ये चीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। करिए सर फास्ट, ईच एंड एवरी पेज स्टार्टिंग से अच्छे से एक बार रिकंसाइल करिए, जहां भी आपका डाउट है पूछो, क्लियर करो, क्योंकि चैप्टर आज ये वाइंड अप। क्वेश्चंस आपके इसका होमवर्क है, मैंने खुद भी इसको एक बार चेकआउट करा क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता वो मुझे डिस्कस करने चाहिए, वो आप अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे थोड़ा ज्यादा रखिए, दैट्स वाई वो आपका होमवर्क का पार्ट रहेगा। देखिए, हाँ जी बताइए, कोई डाउट? इन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले घर पे जाकर प्लेन रीडिंग लीजिएगा, पहले कंटेंट पढ़िएगा, फिर क्वेश्चंस को नेक्स्ट आगे क्या करिएगा, ट्राई करिए। अगर सेक्शंस को क्लियरली तुम डिफाइन करो, कुछ ही सेक्शंस हैं जो अपने आप में मेन इंपॉर्टेंट में आते हैं, लाइक वो पहले तीन तो है ही, 380, 380, पहला तो 379 था ना, वो तो एप्लीकेबिलिटी पे, मेन तो 380 से शुरू होती है बात, 380, 381, 382, 3 तो वैसे ही था वो सर्विस वाला, कि डॉक्यूमेंट कैसे सर्व किए जाएंगे, एनी पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल इन इंडिया है उसके नाम पे डॉक्यूमेंट भेज दो, रजिस्ट्रार की ओर से वो क्या माने जाएंगे, सर्व्ड माने जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट आगे 384, 385, कुछ पर्टिकुलर थिंग्स हैं जो इंपॉर्टेंट में, हाँ मेन 392 था वो पेनल्टी का, देखना 392 है ना पेनल्टी सेक्शन, सर ये इंपॉर्टेंट है जी 392। अच्छा ये भी ठीक है 393 भी, कि सर अगर आपने कंप्लायंसेस नहीं करे आप डिसेबल हो जाओगे, बाकी इनेबल। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, मे बी किसी ना किसी जगह कवर किया जा सकता है। क्लियर? सो इसको रीड करिएगा अपनी ओर से। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बिल्कुल क्लोज्ड होता है, डाउट्स आपके मोस्ट वेलकम रहेंगे, जो भी आप प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे एमसीक्यू या बैकएंड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव वाले, उसको जरूर ट्राई करिए। विदाउट दैट पार्ट मुश्किल आएगी ही आएगी। क्लियर? क्योंकि जब तक क्वेश्चंस पढ़ोगे नहीं, अभी तक तो कंटेंट आपको क्या मिल रहा है, सेम से मिल रहा है, कि चैप्टर आज का तो मेन क्या था, चैप्टर 3 था। मैं तो कह रहा हूँ वो पढ़ने से पहले, ये करने से पहले आज जाके चैप्टर 3 का वो एक पेज पढ़ लेना, सेक्शन 26 पढ़ लेना कल, कि कौन कौन से मैटर्स नॉर्मली प्रोस्पेक्टस में प्रेस्क्राइब होते हैं वही सेम यहाँ लगेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए ओके जी, थैंक्स लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट बाय स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, एलएलपी। क्लियर? ओके जी।